राजू और किशोर अच्छे दोस्त थे। दोनों शहर में एक साथ मेडिकल की दुकान चला रहे थे। उनका होम टाउन शहर से 15 किलोमीटर दूर था। एक रात एक कपल रात करीब 9 बजे उनकी मेडिकल शॉप पर आया। हमें 20 स्लीपिंग पिल्स चाहिए। 20 स्लीपिंग पिल्स क्यों? डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है तुम्हारे पास? जी नहीं, मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं है। हमारा घर यहां से बहुत दूर है, बार बार आना बहुत मुश्किल है। राजू ने उसे 20 नींद की गोलियां दे दी। यह देखकर राजू ने कहा, उन्हें देखकर मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने आत्महत्या करने के लिए तो नहीं ली ना इतनी सारी स्लीपिंग पिल्स। इसी तरह बात करते हुए उन्होंने दुकान बंद की और अपने होम टाउन चले गए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन उन्होंने हमेशा की तरह रात 9 बजे दुकान बंद की और अपनी बाइक पर बैठकर जाने लगे। रोज रात को इतनी दूर घर जाना बहुत मुश्किल होता है यार। अच्छा होगा शॉप के पास ही किराए पर एक कमरा ले लें। ट्रू, ठंड और बरसात में स्पेशली बहुत खराब लगता है। ऐसे भी ये रास्ता सेफ नहीं है। वे एक दूसरे से बात करते हुए घर की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक एक कब्रिस्तान के सामने उनकी बाइक बंद हो गई। वहां स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी। ओहो, अब इस वक्त इसे क्या हुआ? नई बाइक पर भी भरोसा नहीं कर सकते। अब घर कैसे जाएंगे? तभी कब्रिस्तान से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। यार, तेरी बाइक रुकी भी कब्रिस्तान के सामने है। इट इज सो स्कैरी। पैदल निकल चलते हैं, चल। अरे यार, कभी तो दिलेरी दिखा। कर रहा हूं ना ठीक बाइक को। ये कहते हुए बाइक को धक्का दिया और बस स्टॉप के पास ले गए। राजू अपने फोन की टॉर्च ऑन करके बाइक को चेक करने लगा। किशोर जाकर बस स्टॉप पर बैठ गया और उसकी नींद लग गई। थोड़ी देर बाद राजू जोर से चिल्लाया, किशोर, मुझे बचाओ। ये सुनकर किशोर जाग गया और जोर देखा। वहां देखा तो चौंक गया और डर से कांपने लगा। राजू को एक लड़का और लड़की अपने दोनों हाथों से पकड़कर खींचते हुए ले जा रहे थे। वे देखने में बहुत भयानक थे और जोर जोर से हंस रहे थे। राजू, राजू! किशोर घबराहट में चिल्लाया और डरते डरते उनके पीछे गया। वो दोनों कोई और नहीं बल्कि कुछ दिनों पहले उनकी मेडिकल दुकान पर स्लीपिंग पिल्स खरीदने आए वही कपल थे। फिर वो दोनों राजू को बस स्टॉप के सामने एक कुएं के अंदर ले गए। फौरन किशोर ने जाकर उस कुएं में झांका। दोनों शैतान राजू को बेरहमी से मार रहे थे। किशोर को उस कुएं के ऊपर देखकर वो दोनों हवा में उठे और उसका पीछा करने लगे। किशोर जोर से चीखा, मुझे बचाओ, कोई है, मुझे बचा लो, ये शैतान मुझे मार रहे। तभी किशोर की गाल पर एक चांटा पड़ा। जब किशोर ने आंखें खोली तो उसके सामने राजू खड़ा था। किशोर को समझ आ गया। क्या किशोर, क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है यार? मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा, मैं मरने ही वाला था। किशोर ने इधर उधर देखा। उसे बस स्टॉप के सामने असल में एक कुआं दिखा। कुएं को देखकर, राजू, बाइक को छोड़ यहीं और चल भाग। अरे एक मिनट रुकना, बस ठीक हो गई है। तभी उस कुएं से कुछ आवाजें आने लगी। ये सुनकर किशोर डर गया और चिल्लाया, आई एम श्योर उस कुएं में डेविल्स हैं। मैंने अपने सपने में यही कुआं देखा था। चल यार, जान बचा अपनी। क्या ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है यार? भूत वूत अभी भी होते हैं क्या? तू यही रुक, मैं जाकर देखता हूँ आवाजें क्यों आ रही है। राजू किशोर की बात सुने बिना उस कुएं की ओर जाने लगा। अचानक एक बूढ़े व्यक्ति ने राजू का हाथ कसकर पकड़ लिया। उस कुएं के करीब मत जाना। कुछ दिनों पहले एक लड़का लड़की ने उस कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। अब उनकी आत्मा यहाँ घूम रही है और लोगों की हत्या कर रही है। यहाँ से चले जाओ फौरन। अब तो राजू भी डर गया। अगले ही पल वो आदमी भी गायब हो गया। चल, छोड़ इस जगह को, अब क्या सोच रहा है? फौरन दोनों बाइक पर बैठे और बिना पीछे देखे अपने घर की ओर बढ़ गए। किरण और श्रुति बचपन से साथ खेलकर बड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उन्होंने अपने पेरेंट्स को राजी करके शादी करने की सोची। वे हैदराबाद में एक अपार्टमेंट लेकर रहने लगे। दोनों नौकरी कर रहे थे और साथ में रहकर खुश थे। एक दिन की बात है, जब वो दोनों मिलकर टीवी देख रहे थे, श्रुति के ऑफिस से कॉल आया। हेलो श्रुति, हमारे गोवा ऑफिस में कल एक जरूरी मीटिंग है। तुम्हें कल रात तक गोवा पहुंचना होगा। ओके सर, मैं कल सुबह की फ्लाइट बुक करती हूँ।
ये कहकर उसने कॉल काट दिया। किरण, गोवा में मेरी एक ऑफिस मीटिंग है, मुझे कल सुबह गोवा के लिए निकलना होगा। तुम भी चलो ना मेरे साथ, वहाँ के बीचेस पर मजे करेंगे। अरे मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी ऑफिस से, अभी तुम जाकर वापस आ जाओ, हम शादी के बाद चलेंगे हनीमून पे। ओके, मुझे वापस लौटने में 1 हफ्ता लगेगा, अपना ख्याल रखना। ठीक है, आराम से जाओ। अगले दिन श्रुति गोवा के लिए निकल गई। किरण फ्लैट में अकेला था और आराम से सोया। अगले दिन वो ऑफिस गया और हमेशा की तरह घर वापस आया। लेकिन उस रात बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी उसे नींद नहीं आई। उसने खुद को कंबल से ढक लिया और किसी तरह सो गया। थोड़ी देर बाद उसे कुछ आवाज सुनाई दी और वो जाग गया। कंबल उसके ऊपर नहीं था, बगल में गिरा पड़ा था। उसे शक हुआ कि किसी ने घर में घुसकर सारी चीजों को तलाशा है, लेकिन अंदर कोई नहीं मिला। वो घबराते हुए फिर से सो गया। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। खटखट की आवाज से किरण जाग गया और दरवाजा खोलने गया। श्रुति सुबह सुबह गोवा से लौट आई थी। वो अंदर आई और किरण से पूछा, कितनी देर में दरवाजा खोला तुमने आज? तुम आज कैसे आ गई? तुमने तो कहा था कि 1 हफ्ता लग सकता है, आज तो 2 ही दिन हुए हैं। मीटिंग खत्म हो गई तो मैं वापस आ गई। मेरे आने से राजा जी की नींद टूट गई ना। इतना कहकर वो मुस्कुराई और वॉशरूम जाकर फ्रेश होने लगी। किरण की रात में नींद ठीक से नहीं हुई थी, इसलिए वो ठीक महसूस नहीं कर रहा था। किरण, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? चलो हम अस्पताल चलते हैं। दोनों पास के अस्पताल के लिए निकले। रास्ते में श्रुति और किरण एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे थे। हर कोई किरण को अजीब तरह से देख रहा था। श्रुति किरण को नॉर्मल दिखाई दे रही थी, लेकिन सड़क पर जा रहे लोगों को उसके शरीर पर घाव और उसका चेहरा खून से लथपथ बहुत भयानक दिखाई दे रहा था। हर कोई डरकर दूर हट जा रहा था। हर कोई तुम्हें देखकर इस तरह हट क्यों जा रहा है? एक लड़का और एक लड़की सड़क पर आराम से हंसते हुए जब निकलते हैं ना, तो दुनिया के लोग उन्हें इसी तरह देखते हैं। डोंट माइंड देम। अगले दिन श्रुति ऑफिस गई। किरण को हल्का बुखार था, इसलिए वो घर पर ही रुक गया। उसके नंबर पर श्रुति के डैड का फोन आया। हेलो किरण, श्रुति कहाँ है? उसने पिछले 5 दिन में एक बार भी कॉल नहीं किया और हमारा फोन भी नहीं उठा रही है। ऑफिस में ज्यादा काम होगा अंकल, मैं बताऊंगा उसे। इतना कहते हुए उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और टीवी ऑन किया। वहां जो खबर चल रही थी उसने उसके होश उड़ा दिए। वे श्रुति नाम की एक लड़की को दिखा रहे थे, जिसकी 5 दिन पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया था, पुलिस को लड़की की पहचान करने में 5 दिन लग गए। ये देखकर किरण रोने लगा। वो समझ गया कि जो श्रुति के रूप में 2 दिन से उसके साथ थी, वो श्रुति नहीं, उसकी आत्मा थी। उसी समय श्रुति का फोन आया। किरण उस कॉल को अटेंड करने से डर रहा था। हेलो किरण, क्या आज हम नाइट शो में कोई मूवी देखें? प्लीज श्रुति, मुझे छोड़ दो। ओह, तो तुम्हें भी सच पता चल गया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती किरण, इट इज इम्पॉसिबल। तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगे तो मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। किरण ने फौरन कॉल कट कर दिया। फिर वो एक तांत्रिक के पास गया और उसे सारी बात बताई। तुम किसी दिन भी उस प्रेतात्मा की वजह से खतरे में पड़ सकते हो। मैं तुम्हें एक शक्तिशाली ताबीज देता हूँ, इसे खोना नहीं और अपने पास सुरक्षित रखना। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। ये कहते हुए उस जादूगर ने एक ताबीज उसके हाथ में बांधा। उसके बाद से किरण ने श्रुति को नहीं देखा और न उसका कॉल आया। एक घने जंगल पिंजरपुर में शैतानों का घर था। सैकड़ों वर्षों से 3 खून चूसने वाली शैतान उस घर में रह रही थी। एक दिन वो तीनों शैतान आपस में बातें करने लगी। हमारा घर कुछ ही दिनों में ढह जाएगा और हम भी मर जाएंगे, बिछड़ भी जाएंगे। क्या हम ऐसा होने से रोक सकते हैं? मौत से बचने का एक ही तरीका है। अगर हम एक ऐसे लड़के का खून पिए जिसकी उम्र हो 25 और वो अमावस्या पर पैदा हुआ हो, तो हमारा जीवन काल बढ़ सकता है। लेकिन हम ऐसे लड़के की पहचान करेंगे कैसे? उस लड़के के दाहिने हाथ की हथेली पर एक तिल होगा, यही पहचान है। ठीक है, मैं आज जाकर ऐसे जवान लड़के को ढूंढूंगी। फिर उनमें से एक शैतान एक सुंदर लड़की में बदल गई और लोगों के बीच घुसकर उनके हाथों को गौर से देखने लगी। फिर वो एक फोटो स्टूडियो पहुंची। उस लड़की को देखकर
फोटो स्टूडियो का मालिक सुरेश, ओह हाउ प्रिटी, मेरे स्टूडियो में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की आई है। वेलकम मैम, अंदर आइए। ऐसा कहते हुए उसके दोनों हाथ खुले और उसकी दाहिनी हथेली पर तिल देखकर शैतान बहुत खुश हुई और उससे कहा, मुझे मैच मेकिंग के लिए कुछ अच्छी तस्वीरें खिंचवानी है। आप तो ऐसे ही इतनी प्रिटी हैं, अब देखिएगा आपकी तस्वीरें और भी लाजवाब होंगी। ये कहते हुए उसने फोटो क्लिक करना शुरू कर दिया। हर एंगल से तस्वीरें क्लिक करने के बाद, मैम कल आप अपनी तस्वीरें ले जा सकती हैं। ठीक है, मैं कल फोटोज कलेक्ट कर लूंगी। वो दरवाजे तक गई और फिर गायब हो गई। फिर वो शैतानों के पास पहुंची और फिर मुझे वो इंसान मिल गया जिसका खून हमें एक बार फिर जवान कर देगा। बाकी शैतान भी बहुत खुश हुई और जोर जोर से हंसी। दूसरी तरफ सुरेश उस खूबसूरत लड़की के बारे में सोच रहा था और उसने खींची गई फोटोज डेवलप की। तैयार फोटोज को देखकर सुरेश हैरान रह गया। उन तस्वीरों में उस लड़की का अजीब रूप दिखाई दिया। उन तस्वीरों को देखकर वो घबरा सा गया। ये क्या है? इतनी खूबसूरत लड़की की तस्वीरें ऐसी क्यों आई हैं? मैंने इससे पहले इस कैमरे से हजारों तस्वीरें खींची हैं, लेकिन ऐसी अजीब तस्वीर कभी नहीं आई। कुछ गड़बड़ है, मुझे ये एक बार गुरुजी को दिखा देनी चाहिए। उसने उन तस्वीरों को लिया और गुरुजी नाम के एक जादूगर के पास गया। फिर सुरेश ने उन्हें सारी बात बताई। वो कोई सामान्य लड़की नहीं, बल्कि एक खून चूसने वाली भयानक शैतान लगती है। लगता है उसे तुमसे कुछ चाहिए, तुम्हें तलाशते हुए आई थी। सुरेश डर गया और बोला, मुझे डर लग रहा है गुरुजी कि वो शैतान मेरे साथ क्या करेगी। डरो मत, मैं तुम्हें एक तरह की पवित्र राख दूंगा। अगर वो शैतान कोई मुसीबत खड़ी करे तो उस पर यह राख फेंक देना, ये तुमको उस खतरे से बचाएगी। सुरेश ने उस राख को अपनी जेब में रख लिया और वहां से चला गया। उस रात उसने वो राख सोते हुए भी अपनी जेब में ही रहने दी। रात के 12 बज रहे थे। वे तीनों शैतान चुपचाप सुरेश के पलंग के पास आईं। सुरेश गहरी नींद में था। तीनों शैतानों ने उसके बेड को घेर लिया और सुरेश के साथ ही उसे उठा लिया। फिर वे उसे शैतान घर ले जाने लगी। कुछ दूर जाने के बाद जब सुरेश को बाहर की ठंडी हवा महसूस हुई तो वो उठकर बैठ गया। अरे ये इतनी ठंडी हवा, जैसे मैं छत पर सो रहा हूं। ये सोचते हुए उसने नीचे देखा। 3 शैतानों ने उसके पलंग को हवा में उठा रखा था। उन तीनों शैतानों को देखकर सुरेश घबराकर जोर से चिल्लाया और नीचे कूदने लगा। लेकिन तभी उसे गुरु की दी राख याद आ गई और उसने फौरन उन शैतानों पर फेंकी। इससे वो जोर जोर से चीखने लगी। फिर उन्होंने उस खाट को हवा में ही छोड़ दिया और वहां से गायब हो गई। सुरेश पलंग के साथ नीचे गिर गया। वहां से वो सीधे गुरुजी के पास गया और उन्हें सारी घटना सुनाई। बहुत बढ़िया, अब इसके बाद वो शैतान तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगी। और ये कहकर उन्होंने सुरेश को वहां से भेज दिया।